सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुस्लिम लीग नून भुर रही है, इंतशार का शिकार है। पार्लिमानी इजलास हुआ और उसमें आधे ही लोग आए और वो भी एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे। ऐसे लग रहा था कि आज के बाद ये शायद दोबारा ना मिलें। गिले शिकवे किए गए, यहाँ तक कहा गया कि 4 लोग अक्ले कुल नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम कोई फैसला खुद से नहीं करते, लीडरशिप से पूछ कर किया जाता है। साबिर शाह वो भी खिलाफ बोले और कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया कहाँ पर गया, शहबाज शरीफ को मुल्क में वापस आना चाहिए। लेकिन क्या कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी की दरखास्त असद कैसर कौमी असम्बली के स्पीकर को मौसूल हो गई और राना सनाउल्लाह कहते रहे कि वो आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि बाबर डोगर साहब की पेशगोइयाँ पहले की तरह एक दफ़ा फिर दुरुस्त साबित हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर मेरी नज़र में, जिसे सुनकर, जिसके बारे में देखकर, जिसका जब पता चला तो मुझे भी शर्म आई कि यही डर था कि यह काम ना हो जाए। मियां नवाज शरीफ ने अब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से मिलना शुरू कर दिया है। बाकायदा तारीख बताई जा रही है। पूछा गया कि राना सनाउल्लाह साहब से पूछा गया कि 4 मार्च को अमरीकी और बरतानवी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात की मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, जी मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि हुई है या नहीं हुई, ये लीडरशिप के फैसले हैं, मैं पूछे बगैर इस बारे में नहीं कुछ कह सकता। क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने, आप खुद देखिए। असद खरल साहब, आप तो कई केसेस के लिए लंदन भी गए, आपने वहाँ पर भी देखा। ये दुख और अफसोस की बात नहीं है कि जिस शख्स को 3 दफ़ा इस मुल्क ने, इस कौम ने, इस वतन ने वज़ीर आज़म बनाया, इतनी बड़ी पार्टी वो चलाते रहे, इतना बड़ा कारोबार इस मुल्क ने, उनको अमीर तरीन लोगों में शामिल कर दिया इस मुल्क के, उनके ख़ानदान को, हत्ता कि उनकी 5-5 बड़े आज़म तक जायदादें फैल गईं। आज ही वक्त आ गया है कि अब वो साजिशें करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट, बरतानिया की, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से जाकर मिलेंगे और फिर देखिए, इसको मैं क्या कहूँ कि उसकी तरदीद भी नहीं की जा रही, उसके बारे में इस कौम को बताया भी नहीं जा रहा कि हम यहाँ से वोट लेते हैं तुमसे, लेकिन हमारे जो आका हैं या जिनको हम मानते हैं वो लोग तो बाहर बैठे हैं। देखिए, जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त भी आपने देखा था कि उस नरेंद्र मोदी को, जिसका माइंडसेट भी आपको पता है, उसको उन्होंने अपने घर बुलाया था बगैर वीज़ों के, और जब वो मुलाकात होनी थी एक प्री प्लान एजेंडे के तहत, तो मिलिट्री सेक्रेटरी जो अपने हैं उनको नवाज शरीफ साहब ने भेज दिया था रुखसत पर। उनको कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारा निजी फंक्शन है, आप चले जाएं। और उसके बाद सज्जन जंदाल और मोदी जिस तरह आए और वहाँ जिस तरह तकरीब में शिरकत की थी और वहाँ पे जो मुलाकातें हुई, और फिर सिरा अलमिडा के जो आर्टिकल हैं और उनका लंदन इंडिया आना जाना फ्रीक्वेंट, उनके जो विज़िट थे, और पाक अमेरिका तल्लुकात के वाले से, पाक इंडिया रिलेशन के वाले से, और फिर डॉन लीग्स 1 और 2, ये सारे एपिसोड भी हैं, वो भी आप रिकॉर्ड पर मौजूद है। आज नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में नहीं है, वो उन जो बाहर बैठे हैं वो ऐसे नहीं बैठे, वो साजिशों में मसरूफ़ हैं। एक तो आपने 4 मार्च की मुलाकात की बात की कि अमरीकी और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ साहब की मुलाकातों के हवाले से जब राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी तरदीद नहीं करता। इट मीन्स कि उन्होंने तस्दीक कर दी, और साथ उन्होंने कहा कि इस पे तबसरा करने का मैं मजाज नहीं हूं, क्योंकि इस हवाले से पार्टी क़यादत ने मुझे इजाज़त नहीं दी। यानी राना सनाउल्लाह साहब को ये तो पता है कि मुलाकात हुई है, लेकिन अब उस मुलाकात को किस पैराए में पेश करना है या नहीं करना, या क्या उसके हवाले से पार्टी की लाइन्स हैं, किसके ऊपर बात करनी है। जी, मुझे ये बताया क्या मजबूत कैसे करना है, इसके दिमाग को मजबूत कैसे, ये बातें हुई होंगी। देखिए, बात यह है कि आपको पता है कि पहले खबरें फैलाई गई कि नवाज शरीफ साहब वहां से बरतानिया से अमेरिका जाना चाहते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के हवाले से बातें आनी शुरू हो गई। हुकूमत ने कहा हम उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करेंगे। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है कि हम नवाज शरीफ की एक्सटेंशन के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, हम एक्सटेंशन लेंगे। साथ उन्होंने यह कहा है कि शहबाज शरीफ साहब इरादा रखते हैं, यानी इस माह के आखिर तक इरादा रखते हैं।
आगे एक और उन्होंने बात छोड़ी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो दिल का ऑपरेशन है, जारी बात है वो जब ऑपरेशन होगा तो उस वक्त की बात है, बकौल उनके कि उसके बाद फौरी वो वतन वापस आ सकते हैं। जी जी। मामला ये है कि आज की डेवलपमेंट देख लें। एक तरफ नून लीग का इजलास होता है, वहां पे नून लीग की क्यादत आपस में दस्तों गिरबान नजर आती है। पीर साबर शाह उनके सीनियर रहनुमा है, वो ख्वाजा आसिफ को पढ़ जाते हैं, जवेद लतीफ उनको पढ़ जाते हैं। और जिस तरीके से आपस के अंदर यानी अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी सामने आ रही है, यानी ख्वाजा आसिफ से पीर साबर शाह कुछ छोटे नहीं है। उनका जी हम जब जवान होते थे हम भी इस तरह की बातें करके मारते थे। अच्छा, मैं चाह रहा हूं इस पर अब थोड़ा सा इसी हवाले से इसके बाद आज एक और डेवलपमेंट देखें। एक और डेवलपमेंट क्या है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान वो मिले हैं उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर आला पंजाब से। उन्होंने अपनी हमायत की यकीन दहानी कराई है, यानी नून लीग के बंदे और पीपल्स पार्टी के बंदे। और इस पे हमजा से शहबाज ने कहा जी हमने अपनी जो लोग हैं उनको हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो गजनफर पीपल्स पार्टी के जो रुकन असेंबली हैं उनके हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से बातें आ रही हैं। अच्छा, यानी ये दो पार्टियां जो हैं वो पंजाब को अपनी वजीर आजम कहीं ऐसा और वजीर आला को हमायत का यकीन दिला रहे हैं। नून लीग के अंदर लड़ाई हो रही है जी जी। और जो साबर शाह साहब कह रहे हैं उनको वापस आना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के अलावा हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। उनका बयानिया जो आवाम के अंदर वो एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा किसी हम बयानिए को नहीं मानते। बिल्कुल सही। जवेद आसिफ और कहानी सुनाते हैं, जवेद लतीफ और कहानी सुनाते हैं। खल साहब जवेद लतीफ साहब ने कहा है कि एहतजाज के लिए लोगों को तैयार किया जाए, लेकिन बाबर डोगर साहब ये तो लग रहा है जो कुछ इजलास में हुआ इससे तो लग रहा है कि टूट फूट का शिकार हो गई है नून लीग, ये घुल रही है, भुर रही है। और शायद इसीलिए अपोजिशन लीडर का सवाल भी शामिल कर लें। अपोजिशन लीडर पे भी वहां फटा पड़ गया है, ख्वाजा आसिफ को बनाया जाए या शाहिद खाकान अब्बासी को बनाया जाए। बिल्कुल सही। ये एक नई डिबेट शुरू हो गई है, यानी आपने घर के अंदर से ही। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, इसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो शायद मुस्तकबिल उस तरह का नहीं है, तो अब अमेरिका और बरतानिया की एस्टेब्लिशमेंट से मिला जाए। उसामा साहब, आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ लंदन गए थे तो उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि वो मज़ीद इलाज के लिए यूएसए जाना चाह रहे हैं। यूएसए क्यों जाना चाह रहे थे, वहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव था, ये सबको पता है कि वहाँ पर जाकर ये लॉबिंग करना चाह रहे थे, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें करना चाह रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी बिल्कुल, बल्कि इसको रजिस्ट किया, जिसकी वजह से वो यूएसए नहीं जा सके। उसके बाद उनकी यूके और यूएसए की जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे कुछ अहम मुलाकातें, ये 4 मार्च की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं। ये जो फेटअप में हमारी गवर्नमेंट को ये यकीन था कि हम ग्रे लिस्ट से दफ़ा निकल जाएंगे, अगर वो क्यों नहीं निकले हम ग्रे लिस्ट से, उसके पीछे भी एक कहानी है, उसके पीछे भी दरपर्दा ये मुलाकातें हैं जो मियां नवाज शरीफ और यूएसए और यूके की जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातें हुई हैं, उसकी वजह से उन मुलाकातों की वजह से हम ग्रे लिस्ट में फिर दोबारा रहेंगे। एक तो बात ये है। दूसरी बात जो है वो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की, तो मैंने आपको पहले भी कहा था 27 तारीख को वो आ रहे हैं। 27 तारीख को लाहौर में वो जलसा भी करेंगे और जलसे गाह का जो है वो आपको जल्दी पता चलेगा, माल रोड पर ये जलसा होगा। तीसरी बात जो आप शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मरियम नवाज जो है वो भरपूर लॉबिंग कर रही हैं, वो ये चाह रही हैं कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर ना हो और शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उनको अपोजिशन लीडर होना चाहिए। इसके लिए PMLN के अंदर वाज़ेह तौर पर तकसीम मौजूद है। एक वो लोग हैं जिनको शहबाज शरीफ ने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई हुई है कि अंपायर जो है उनके साथ है, और अगर इसी तरह हम खामोश रहे, इसी तरह अच्छे बच्चे बनकर बैठे रहे, तो अल्टीमेटली अंपायर जो है वो हमारे हक़ में फ़ैसला देगा और हमारा मौका लग जाएगा। जबकि मरियम नवाज़ और नून लीग की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो ये समझ रही है कि ये मौका भरपूर अपोजिशन का है। जिस तरह से इमरान खान ने अपोजिशन की थी, उस तरह से नून लीग को अपोजिशन करनी चाहिए।
खामोश रहकर नून लीग जो है वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा कर रही है। अच्छा। नून लीग का वर्कर जो है वो उससे नाराज़ हो रहा है, नून लीग का वर्कर उससे दूर हो रहा है। पार्टी लीडरशिप लंदन में बैठी हुई है। ऐसे वक्त में जब नून लीग को एहतजाज करना चाहिए था, नून लीग को अपोजिशन के तौर पर लीड रोल प्ले करना चाहिए था, नून लीग ये लीड रोल प्ले नहीं कर रही। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है पार्टी के वर्कर्स का, बहुत ज़्यादा प्रेशर है पार्टी की लीडरशिप का कि नून लीग बाहर आए, एहतजाज करे और एहतजाज करके गवर्नमेंट को मजबूर करे कि वो या अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लेके आए या फिर साहब सूरत ये है नून लीग पार्टी की 83 लोगों को इनवाइट किया गया और 42 लोग उसमें शामिल हुए। जो मैं सेनेटर्स MNA उनकी बात अरकान असम्बली की और सेनेटर्स की बात कर रहा हूँ। 83 लोगों को इनवाइट किया गया तो 42 लोग शामिल हुए। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान में मौजूद है कि 100 बंदा हम इकट्ठा नहीं कर सके। तो अचानक से क्या ऐसी तब्दीली आ गई है कि ये रोडों पे लोग आ जाएंगे, सड़कों पे निकल आएंगे, जमे गफीर आ जाएगा। और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब ने उस बात को फिर दोहरा दिया है कि कौमी हुकूमत यही तो इख्तिलाफ है, यही तो इख्तिलाफ है। हम चाहते हैं तो कौन सा कहां से आ गई शहबाज शरीफ की वोटर कहां से आ देखिए बता देते इस दिन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जब तक मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता, नून लीग ने एलामिया जारी किया है कि वो लंदन में ही रहेंगे और जब तक मियां नवाज शरीफ का इलाज नहीं होता वो लंदन में, और शहबाज शरीफ उनकी आदत और तीमारदारी करने लंदन में। तो ये छुट्टी इसीलिए तो आ गई है। उसामा साहब, ये शहबाज शरीफ जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने पार्टी के अंदर ये एक जो उनका अपना एक एजेंडा है वो यही है कि जनाब एम्पायर के साथ हम मिले हुए हैं। एम्पायर जो है वो हमें सपोर्ट भी कर रहा है, हमें फेवर्स भी दे रहा है और एम्पायर जो है वो मुनासिब वक्त के अंदर आकर इस पार्टी को चलता करेगा और इक़्तिदार हमारे हवाले कर देगा। और लेकिन अगर हमने कुछ बोले, अगर हमने अपोजिशन का रोल प्ले किया तो हो सकता है कि सारा कुछ जो है ये रिवर्स हो जाए। तो वो पार्टी को अब देखें, राना सना जो है वो खामोश हैं, शाहिद खाकान अब्बासी खामोश हैं, ख्वाजा आसिफ जो है वो खामोश हैं, मरियम का ट्विटर जो है वो खामोश है। ये सारा अगर आप देखें तो ये शहबाज शरीफ का बयान तो फिर कहां से अगर हम खामोश रहेंगे, अगर हम इनको ठीक है। अच्छा बाबर साहब, अगली खबर पर मैं जाना चाहता हूं। नहीं होना, मैं ये जो शहबाज शरीफ की वापसी की डेट दी जा रही है और ये जो जलसे की बात की जा रही है, ये भी सिर्फ वर्कर्स को खुश करने की बात की जा रही है। अदरवाइज नून लीग हकीकी अपोजिशन का रोल कभी भी प्ले नहीं करेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि ठीक है हम इमरान खान को खुल के खेलने का मौका देंगे, लेकिन अगर वो उसके बावजूद परफॉर्म ना कर सके तो फिर हमारी बारी लगनी चाहिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो उन्होंने दी हुई है और शहबाज शरीफ ने यही बात जो है वो अपने वर्कर को बता रहे हैं, अपने MNAs को बता रहे हैं, अपने MPs को बता रहे हैं कि ये PTI से परफॉर्म नहीं होना, इन्होंने और फिर हमारी बारी लग जाएगी। और बरतानवी एस्टैब्लिशमेंट से फिर क्यों मिल रहे हैं? एक तरफ ये यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि जी ठीक है और दूसरी तरफ ये उनको मिला जा रहा है। खैर साहब, मुझे अगली खबर पर जाना है, सिर्फ शॉर्ट कमेंट कि ये जो फैसला किया गया है नून लीग की तरफ से कि जी फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, लाहौर, सियालकोट मोटरवे के मंसूबों का नून लीग की ये क़यादत यानी ख्वाजा आसिफ और ये शाहिद खान अब्बासी वगैरह ये जाकर वहाँ पर इफ्तिताह करेंगे, ये कोई मजाक है कि वहाँ सड़कें रोकेंगे और जाएंगे और वहाँ पर कुछ फीते काटेंगे? बना हुआ है। क्या मतलब ये बताएं कि ऐसे है जैसे कोई नून लीग के फंड या शरीफ फैमिली ने ये इन्होंने जाती पैसे लगा दिए। भी कौम का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जो भी हुक्मरान वक्त होगा मनसूबे तो वही बनाएगा। इसमें मुझे ये बता दें कि क्या इन्होंने घर से पैसा को लगाया है, पार्टी फंड है, मतलब अजीब सी बात है। अच्छा सर, दूसरा छोटा सा एक जो बात आपने की है कि जो अभी नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपने कहा कि जो अब राना सनाउल्लाह साहब अगर ये कह रहे हैं कि बोलना नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब किस बेस पे कह रहे हैं कि जनाब कौमी हुकूमत की जिस तरह उनको ऑफर हो रही है और हम मिड टर्म इलेक्शन चाहते हैं और इसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, यानी बंदे जो क्यादत है वो सारी बाहर बैठी हुई है, आपस में दस्तो गिरबान है, लोगों को बुला रहे हैं, फोन करके आ नहीं रहे, वो उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म पे एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मिड टर्म इलेक्शन, तो ये कैसे मिड टर्म इलेक्शन में कहाँ से वोटर आएंगे, कहाँ से अफरादी कुव्वत आएगी, किस तरह अब बात जरा हुकूमत की भी कर लें तो पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की ही चलना शुरू हो गई है, फिर से ऐसे लग रहा है, और बड़े चहीते हैं इमरान खान साहब के, और जिन लोगों को वो चाहते थे कि वो वापस आएँ ब्यूरोक्रेसी में, उनको वापस लाया जा रहा है। अब इनमें ताहिर खुर्शीद और डॉक्टर शेब ये 4 माह से OSD
रहे और इस्लामाबाद में इनका तबादला था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 4 महीने पहले दोनों अफसरों को इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, मेरी मर्ज़ी चलेगी, और समरी पर दस्तखत ही नहीं किए। अब जनाब लग रहा है कि वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की नाराज़गी कुछ दूर हुई है या पता नहीं क्या है। ये तो बाबर साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ कि अब ताहिर खुर्शीद को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिया गया है, डॉक्टर शेब को ह्यूमन राइट्स और अक़लियती अमूर का सेक्रेटरी लगाया गया है, और डॉक्टर शेब वज़ीर आला के लिए वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले रह चुके हैं। और फिर एक और सुन लें, डॉक्टर तौकीर शाह, जिनको कहा जाता है कि जी ये मरकज़ी किरदार थे जो मॉल्टन सानिया हाउस में, उनको भी अब तैनात कर दिया गया है सेक्रेटरी हेल्थ। तो बाबर साहब ये क्या कोई ऐसी मजबूरी हो गई, इन लोगों के बगैर चल नहीं रहा था निज़ाम पंजाब का? देखिए उसामा साहब, ताहिर खुर्शीद साहब कमिश्नर डीजी खान थे, वहाँ से उस्मान बुज़दार साहब इतने खुश हुए उनकी परफॉर्मेंस से कि उनको सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज लगा दिया गया। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ के बाद कुछ अर्से के बाद उनको सेक्रेटरी CNW लगाया गया। जब डॉक्टर शैब जो थे, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो एक इंतहाई अहम काम, अहम जिम्मेदारी का जो है वो परफॉर्म करने के लिए USA गए। 2 महीने की छुट्टी पे, पता नहीं कौन थी एक बहुत बड़ी असाइनमेंट उस्मान बुज़दार ने उनके ज़िम्मे लगाई थी कि आप USA जाएं 2 महीने की छुट्टी पर। अच्छा। वो 2 महीने की छुट्टी पर USA चले गए। तो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज जो था वो ताहिर खुर्शीद को दिया गया था। ये उस्मान बुज़दार के चहीते ब्यूरोक्रेट थे दोनों। अच्छा। और बहुत सारे राज़ो न्याज जो थे वो इनके पास थे उस्मान बुज़दार के। जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई तो 3 एजेंसियों की रिपोर्टें बनी। हर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में इन जो ब्यूरोक्रेट थे, इन दोनों ब्यूरोक्रेट के सामने बहुत बड़े सवालिया निशान उठाए, जिसकी बुनियाद पर इन दोनों को OSD कर दिया गया और इनकी खिदमात मरकज़ के हवाले कर दी गई। SNGAD ने नोटिफिकेशन किया, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने उस नोटिफिकेशन पे साइन करने से, उस समरी पर साइन करने से इनकार कर दिया। लिहाजा ये इस्लामाबाद तो नहीं जा सके। 4 महीने से ये पंजाब हुकूमत की डिस्पोजल पर थे, OSD थे, और उस्मान बुज़दार का मुसलसल प्रेशर था चीफ सेक्रेटरी पर कि इनको कोई असाइनमेंट दी जाए, इनको कोई अच्छी असाइनमेंट दी जाए, इनको कहीं पर लगाया जाए। आखिरकार अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार जो हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उनकी फतह हुई है, वो जीत गए हैं, चीफ सेक्रेटरी सरेंडर कर गए हैं, और उनके जो चहीते अफसरान थे दोनों, खरल साहब ने इनके हवाले से बड़ी स्टोरियाँ बताई। ताहिर खुर्शीद साहब के पास के हवाले से भी खरल साहब के पास स्टोरियाँ थी। डॉक्टर शैब अमरीका क्या करने गए, इसके बारे में भी खरल साहब स्टोरी देते रहे हैं। तो इन दोनों को अल्टीमेटली असाइनमेंट लगा दी। डॉक्टर ताहिर खुर्शीद साहब को तो बड़ी लुक्रेटिव किस्म की, बड़ी पुरकशी किस्म का अहदा दिया गया। इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बनाइजेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि हाउसिंग और ये वो सारा जितना भी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, ये सारा उनके ज़िम्मे दे दिया गया है। अच्छा। जबकि डॉक्टर शैब जो है उन्होंने इन कर गए हैं। मुझे ये भी पता है कि आदम सुलेमान जो है ताहिर खुर्शीद को इतना ख़ास पसंद नहीं करते, लेकिन ये उस्मान बुज़दार का प्रेशर था, ये उनकी ज़िद थी कि अल्टीमेटली उनको इन दोनों को लगाना पड़ा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनका रसूख फिर बढ़ेगा। अच्छा। फिर बढ़ेगा, और फिर खरल साहब कुछ नई स्टोरियां लेके आएंगे। चले उन्हीं से पूछ लेते हैं खरल साहब से, जो कि अब खरल साहब उस्मान बुज़दार साहब स्टोरियां को क्या बनना, जब 3 एजेंसियों की रिपोर्टें फेल हो जाती हैं, वो रिपोर्ट जो है वो सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपोज की, उसके बावजूद ये लोग आ गए और पहले से ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग पे आ गए। अब डॉक्टर शुएब अकबर साहब जो है अल्टीमेटली वो भी अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। अभी तो उनको लगाया गया है ह्यूमन राइट्स और अक़लियती अमूर के हवाले से सेक्रेटरी, लेकिन वो भी अहम उनको पोस्टिंग मिल जाएगी। ऑलरेडी ताहिर खुर्शीद साहब को पहले से अच्छी पोस्टिंग मिल गई है। फिर वफाकी हुकूमत की अगर बात कर ले, और खरल साहब वो होम सेक्रेटरी की सीट पर नजर रखकर बैठे हुए हैं। हाँ, डॉक्टर शैब होम सेक्रेटरी की सीट पर नजर रखकर बैठे हुए हैं, क्योंकि महकमा जेल खाना जात जो है
वो उनका पसंदीदा महकमा है। हाँ, ज्यादातर महकमा वो जेल खाना पहले- डालने जो हाँ, स्टूडेंट्स पहले, हैं हाँ, उनके बिल्कुल। जाती रवाबित हैं, क्योंकि बड़े वो गहरे बहुत रवाबित हैं देर और होम उनकी डिपार्टमेंट- ख्वाहिश है कि उनको होम सेक्रेटरी लगाया जाए। होम डिपार्टमेंट बहुत देर वो सर्व कर चुके हैं मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर ऑलरेडी। होम डिपार्टमेंट उनका यानी पहले ही घर का हिसाब घर वाला है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगना चाहें वो भी लग सकते हैं। अब वो इन तो हो चुके हैं बाज़ाब्ता। अब तोकीर शाह साहब जो है उनको पहले अजाफी चार्ज एडिशनल जो सेक्रेटरी थे, लेकिन अब चूँकि जो वफाकी सेक्रेटरी सेहत है डॉक्टर अला बख्श मलक, उनको हटा दिया गया है और बिल्कुल आप फुल फ्लैज जनाब वो वफाकी सेक्रेटरी जो है वो हेल्थ बन गए तोकीर शाह साहब। अब इस हवाले से डॉक्टर तारुल कादरी साहब जो है उनकी बड़ी रिजर्वेशन है, उन्होंने बड़ा इस पे पैड के लोग जो बड़े एहतजाज कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो साने हमारे तो उनके अंदर मरकजी किरदार अदा कर रहे थे, उन लोगों को एक प्राइम पोस्टिंग दी जा रही है उस के हवाले से। तो अब देखना ये है कि जो हम तो बात करते ही रहते हैं इन लोगों के बारे में, इन ऑफिसर्स के बारे में, इंटेलिजेंस इदारों ने भी रिपोर्ट्स दी, तो क्या खान साहब को ये सारी चीज़ें नहीं पता? ये मुझे पता है डॉक्टर साहब, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था। उस्मान बुजदार साहब कई मीटिंग्स में उठ के चले जाते थे और एक ही उनका मामला था समरी पे, जिस तरह आपने कहा उन्होंने बिल्कुल साइन नहीं किए और उनकी जिद थी, ये हठधर्मी पे थी। उन्होंने कहा कि जब तक ये लोग पंजाब के अंदर ही सर्व करेंगे इनको सरेंडर मैं नहीं करूंगा। अल्टीमेटली चीफ सेक्रेटरी को हाथ खड़े करने पड़े और ये लोग बिलाखिर जो उस्मान बुजदार साहब चाहते हैं सूबे में वो बिलाखिर वही हुआ। कई जगह उसामा साहब जी उसामा साहब कई दफ़ा ये हुआ है कि कैबिनेट जो मीटिंग बुलाई गई उसमें ख़ास तौर पर मिनिस्टर जो थे उनके ज़रिए से चीफ सेक्रेटरी और आईजी को टारगेट किया गया। चीफ मिनिस्टर जो है वो कई दफ़ा कैबिनेट मीटिंग के दौरान आईजी और चीफ सेक्रेटरी पर बरहम हो गए। एक दो दफ़ा तो वो कैबिनेट मीटिंग को दरमियान में छोड़ के चले गए, इतने गुस्से में आए। ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स थे। मकसद ये था कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी को प्रेशर में लाना। जो पंजाब में जो एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, इसको वो जिस तरह से इंडिपेंडेंटली लेके चल रहे थे, वो चाह रहे थे कि पंजाब की पीटीआई का फार्वर्ड आंक और काफ लीग की सारी चीजें थी, किधर थी वो सारी खत्म होगी वक्त के साथ। अच्छा, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं हो रहा कि ब्यूरोक्रेसी और वज़ीर आला साहब के दरमियान एक जंग सी चल रही है, लेकिन इसके साथ अगर आप सेंटर में देखें तो वज़ीर तवानाई और नेपरा के दरमियान भी जंग शुरू हो चुकी है कि असल में कितना कर्जा इस मुल्क पर चढ़ चुका है, गर्दिशी कर्जा कहां तक पहुंच चुका है। ये बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला मुल्क में गर्दिशी कर्जा कितना हो चुका है, इस पर अब नेपरा और वजारत तवानाई के दरमियान एक जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि माहाना 10 से 12 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है और इस वक्त 1800 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है। इस पर चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी साहब ने कहा कि जनाब वजारत तवानाई से झूठ बोला जा रहा है, वज़ीर तवानाई गलत बयानी कर रहे हैं और हकीकत यह है कि माहाना 40 से 42 अरब रुपया 40 से 42 अरब रुपया बढ़ रहा है गर्दिशी कर्जा और ये 1900 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। अब हुआ ये कि फिर ये कहा गया कि असद उमर साहब इस चीज़ को देखें कि असल में गर्दिशी कर्जा कितना है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो फिर जो मुशीर तवानाई हैं नदीम बाबर साहब, मुशीर पेट्रोलियम, उनको ये टास्क दे दिया गया है। बाबर डोगर साहब, यहाँ तो यही तय नहीं हो रहा कि कर्जा है कितना, बढ़ कितना रहा है, यानी कोई ये कुछ 1-2 करोड़ की फिगर नहीं है, ये 10 से 12 अरब और दूसरी तरफ 40 से 42 अरब रुपया कहा जा रहा है। ये एक अजीब घन चक्कर है। जब यही नहीं पता चल रहा कि कर्ज है कितना तो उतारेंगे कैसे? साहब नेपरा जो है वो एक रेगुलेटर है और उमर यूब साहब जो है मिनिस्टर तवानाई है। उन्होंने 2020 का एक रोड मैप दिया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वो जो लाइन लॉसेस हैं उसको कम करेंगे, वो जो बिजली चोरी है उसको कम करेंगे
और वो ये एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक रोड मैप दिया था और उस पर ये था कि उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब ये उसको एग्जीक्यूट करवा तो सके नहीं, ना ये लाइन लॉसेस को कम कर सके हैं, ना ये बिजली चोरी को कम कर सके हैं। अब और कुछ नहीं पड़ा तो इन्होंने जो नुकसान है उसको कम कर दिया, यानी कि रोज़ाना के जो लॉस है वो भी कम कर दिया और जो गलती कर रहा है उसमें भी 100 अरब की कमी कर दी कि जनाब अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए। हालांकि परफॉर्मेंस इनकी है कुछ नहीं है, मास है तकरीरों की, कोई जमा तफरीक इन्होंने ये नहीं कर सके। अब नेपरा जो है रेगुलेटर है वो कोई सियासी पार्टी तो है नहीं है, ना कोई सियासी मिनिस्टर है, ना उसने कोई रोड मैप दिया। उन्होंने जो बात है वो सीधी बात करनी है कि जनाब के जो कि इन्होंने जो गर्सी कर्जे देने हैं वो इतने हैं और लाइन लॉसेस इतने हैं और ये सारा कुछ इतना है। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। इशू ये है कि उमर अयूब साहब जो हैं वो अपनी मिनिस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, वो अपनी मिनिस्ट्री पे फोकस करें। आप मुझे बताएं, आज भी ओपनली सरेआम बिजली चोरी हो रही है, माफिया जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं और हुकूमत उनके सामने बेबसी की तस्वीर बन के खड़ी हुई है और उसके पास सिर्फ एक ही हल है। वो हल ये है कि बिजली कोई चोरी करे, लाइन लॉसेस किसी और वजह से हो और उसका खमियाजा जो है आपको और मुझे भुगतना पड़े और हमारे सरचार्ज जो है उसमें इजाफा किया जाता रहे। यही होता जा रहा है और जो कि नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से इन्होंने कहा था कि जनाब उन पे बड़ा सख्ती से हाथ डाला जाएगा, बिजली चोरों पे ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इतना लंबा चौड़ा एक रोड मैप दे दिया था, वो सारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। टोटल फेलियर है, टोटल नाकामी है ये मिनिस्ट्री तवानाई की। तो मैं तो अभी भी उमर यूब साहब से कहूँगा कि इस गोरख धंधे में ना पड़ें, जो उनका काम है वो करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत जो बड़े बड़े माफियाज हैं, वही माफिया जो कोई शुगर मिल माफिया है, कोई आटे का माफिया है, कोई जनाब बिजली चोरों का माफिया है, कोई इंडस्ट्रियलिस्टों का माफिया है, कोई नैब वालों का माफिया है और उन सब माफिया के सामने जिनको ये बड़ा दावा करके आए थे कि ये माफिया को तोड़ेंगे, उनके सामने ये ये कैसा क्लासिक केस है, नजला अवाम पर ये कैसा क्लासिक केस है जिसमें मिनिस्टर कह रहे हैं 10 से 12 अरब महाना गर्शी के लॉस हो रहा है, नेपरा कह रहा है 40 से 42 अरब यानी पर मंथ 30 अरब का फिगर का फर्क है। और असद उमर साहब हाथ खड़े करते हैं और आईपीपी के माफिया का खुद जो हिस्सा है नदीम बाबर साहब, इसका आप डिसीजन करेंगे। नदीम बाबर साहब जो है वो फैसला करेंगे, अब वो मट्टी डालेंगे किस तरह इस पर डालनी है मामला। मैं उसामा साहब आपकी इजाजत से 2 खबरें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। जी प्लीज। एक तो है जरदारी साहब पहले ही क्राइसिस में है, नवाज शरीफ साहब और अपोजिशन और नैब की आवाम का रुख हमेशा जो है ना वो अपोजिशन की तरफ। अब मुश्ताक अहमद नामी एक शख्स हैं जो कि जरदारी साहब के फ्रंटमैन भी हैं मुबैना तौर पर, उनके स्टेनोग्राफर भी रहे हैं और प्रोटोकॉल का भी काम देते हैं। और रुखसाना बंगश साहिबा जो थी सेनेटर, जो पीपल पार्टी की रहनुमा, उनके लेटर हेड पे लिखा और उसकी अपॉइंटमेंट हुई एज ए स्टेनोग्राफर। वो प्रोटोकॉल अफसर का काम करते थे और मार्च 2015 में जब अयान अली पकड़ी गई थी $5 लाख की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में, उस वक़्त भी वो साथ थे और उसके 1 हफ्ते बाद वो दुबई फरार हो गए। अब फेक अकाउंट्स के अंदर जो चीज़ें बार बार अरबों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन के अंदर मुश्ताक अहमद का फिर नाम आया, ये जो बड़ा मेगा करप्शन केस है फेक अकाउंट्स वाला, मनी लॉन्ड्रिंग वाला। उसके बाद मई 2019 को वो बरतानिया चले गए। नैब ने इस दौरान इंटरपोल से रब्ता करके उनको रेड वारंट करवा लिए इशू। अब मसूब बरतानिया से जब एक और मुल्क गए हैं तो वहां पे नैब को उन्होंने इतला कर दिया, जनाब आपका जो मोस्ट वांटेड बनता था जिसके इंटरपोल ने रेड वारंट इशू किए थे वो हमने पकड़ लिया है, लिहाजा इसके लिए तमाम जो दस्तावेजात हैं दे ही जाएं, उस मुल्क ने कहा है, ताकि हम इनको पाकिस्तान आपके हवाले डिपोर्ट कर सके। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी अब डेवलपमेंट यानी उनके लिए घेरा मजीद अब तंग हो रहा है। जरदारी साहब के एक और फ्रंटमैन पकड़े गए हैं जो माशाल्लाह उनके 45 गैर मुल्की दौरे जो अयान अली के साथ थे, वो प्रोटोकॉल भी कराते थे और साथ जाते थे, यानी वो पैसा जो बैग भर भर के ईवान सदर का प्रोटोकॉल वो साथ एयरपोर्ट तक जाते थे, फिर डेस्टिनेशन तक जाते थे। 45 दौरे जो है रिकॉर्ड पे उनके हैं। तो अब ये भी एक खाता खुलने वाला। दूसरा हामिद जवेद साहब हैं, एक जवेद हामिद साहब,
ये है PH डोगर साहब, 10 जमात वो मैट्रिक पास हैं, वो स्टेनो सुपरवाइजर फील्ड सुपरवाइजर थे, उनको ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई, यानी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर लगा दिया गया एक 16 ग्रेड के बंदे को जो फील्ड सुपरवाइजर है, उसको AD भी रहे, फिर DD बन गए, फिर अभी एक्टिंग चार्ज उनको बना के 20 ग्रेड, अब इस पे चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी बना दी है और उन्होंने कहा कि ये किसने इसको मैट्रिक पास बंदे को 19 ग्रेड दे दिया और 20 ग्रेड की पोस्ट वो एंजॉय करना शुरू कर दी। उनको कहा गया है कि उनकी रिकवरी भी की जाए, अच्छा, इनसे जितने भी इन्होंने परसेंट प्रिविलेज लिए है। तो ये तो डॉक्टर साहब हो रहा है कि यानी हमारी जो अशराफिया एलीट है जो सियासी बात करें या नीचे ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो हो रहा है, तो इसके बाद तो अल्लामान अलफीज ही कहा जा सकता है कि एक मैट्रिक पास बंदा है और सिंध का भी केस याद आ गया कि वो इसी तरह ही कहाँ से कहाँ वो महकमा पार्क से कितना अरबों खरबों पति वो हो गया। तो बाबर साहब ये किस तरह से हो जाती हैं ऐसी पोस्टिंग्स? ये तो खिलाफ ज़ाब्ता नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होता 19वें ग्रेड के लिए कोई ख़ास, या बस जो मर्जी जिसको मर्जी लगा दें? उसामा साहब, यहाँ पर मोहम्मद खां भट्टी साहब जो ग्रेड 5 में भर्ती हुए थे, आज वो 50 साल की उम्र में ग्रेड 22 में है, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं। अब वहाँ पर आप क्या क्राइटेरिया देखेंगे? क्या क्राइटेरिया यही है कि बस आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लॉयल हो जाएं, उनकी माल जो पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिशियन हैं बड़े, उनकी आंखों का तारा बन जाएं, तो जो मर्जी एंजॉय करें, जो मर्जी पोस्ट चाहें आपको मिल जाएगी। मैं बोले एक बंदा ग्रेड 5 में भर्ती हुआ, वो शायद उसने BA भी नहीं किया होगा और वो ग्रेड 22 में है। एक DMG ऑफिसर जिसका कहते हैं सबसे तेज सबसे ज्यादा रैपिड कैरियर है, वो 50 साल की उम्र में ग्रेड 22 में नहीं जाता। वो 50 साल की उम्र में ग्रेड 22 का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मोहम्मद खां भट्टी साहब जो हैं वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली हैं और ग्रेड 22 में बैठे हुए हैं। तो खरल साहब तो ग्रेड 20 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो ग्रेड 22 के बंदे आपको मिल जाएंगे कि ग्रेड 22 में भी लोग जो हैं वो इतनी जल्दी पहुँच गए, जिनका ना कोई सर्विस है, ना किसी सर्विस से ताल्लुक़ है, ना कुछ है, बस उनका यही है। वो एक मुझे बंदे ने कहा कि वो जनाब ये CCS है, मैंने कहा जी ये CSS क्या है, CCS क्या है? उन्होंने कहा ये चौधरी सिविल सर्विस है, जिसमें आप 20-25 साल में क्लर्क से ग्रेड 22 में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब जो LDA और अंदर अरबों रुपए की करप्शन के अंदर केसेस हैं, इंक्वायरी है, लेकिन आज भी उसामा साहब वो लोग जो नून लीग के चेते थे, अरबों रुपए की करप्शन लूट मार की, आज भी LDA और वासा के अंदर बैठे। सर ये तो सियासत और ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में अरबों का घपला करने वाले शख्स रेहान मर्चेंट के बारे में आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। मीडिया इंडस्ट्री में अरबों का घपला करने वाले शख्स रेहान मर्चेंट ने अपने क्लाइंट्स को धोखा देकर अरबों कमाए और क्लाइंट्स को कोई खबर ना होने दी। खुद मीडिया ग्रुप से इश्तिहारात की सालाना कमिटमेंट करता और इनसे बल्क डिस्काउंट लेता और इसे आगे क्लाइंट्स को ना देता, सब खुद खा जाता। क्लाइंट्स के पैसे धोखे से हड़प करके अखलाकियात को भी रोंद दिया और कॉरपोरेट क्राइम भी किया। इस पर बहुत सारे इदारों की पकड़ भी होने जा रही है। रेहान मर्चेंट पर इस जुर्म में चीटिंग, 420, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की दफात भी शामिल की जा सकती हैं। अब भी रेहान मर्चेंट अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इस पर एक रिपोर्ट हमने मुरतब की है, वो देखिए, फिर इस पर असद खरल और बाबर डोगर साहब का तज्जिया लेते हैं। तो असद खरल साहब, आप इन चीज़ों को बड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या ये इस तरह से पूरा डिस्काउंट खुद रख लेना और क्लाइंट्स को धोखे में रखना, क्या ये जायज़ है अखलाकी तौर पर? ना ये इखलाकी तौर पर जायज़ है, ना ये कानूनी तौर पर जायज़ है। और जिस तरह आपने बताया कि 420, 468, 471 और नैब की परवी जो सेक्शन है चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, उसके भी ज़ुमरे में ये आता है कि ये जो किस तरह से धोखा दे की जाए। और इसके अंदर ये यकीनन ये मीडिया जो हाउसेज हैं उनसे भी मुबैना तौर पर मिली भगत होती है और इसके अंदर दोनों ये कनाइवस विद ईच अदर होता है। ये अकेला नहीं कर सकता और क्लाइंट जो है उनके साथ ये धोखाधड़ी कर रहा है। यानी ये कारोबार एक जायज़ या लेजिटिमेट कारोबार के अंदर ये चीज़ें नहीं होती।
अब देखना ये है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है या एडवर्टाइजिंग जो एसोसिएशन है या वो इदारे हैं, उनको चाहिए कि ऐसा अगर जो बंदा है जो कारोबार इस तरह गैर कानूनी तरीके से कर रहा है, उसके खिलाफ वो भी आवाज़ बुलंद करें। तो क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे तो यकीनन उनका भी बीच में कोई ना कोई तो मेलाफाइडी है, वरना तो इसके खिलाफ उनको आवाज़ क्लाइंट्स को उठानी चाहिए। अच्छा। मीडिया हाउसेज को उठानी चाहिए। सही। अच्छा बाबर साहब, ये जो क्लाइंट्स को एक रेट बताना, लेकिन साल के आखिर में जाकर आप ले लेते हैं जी बल्क डिस्काउंट और उसकी कीमत ही पूरी बदल जाएगी, तो क्या यह क्लाइंट्स को धोखा नहीं है? उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं बोल को ये क्रेडिट देता हूँ कि बोल ने हमेशा साफ बात की है, सीधी बात की है और इस तरह के जो फ्रॉडी हैं उनको बेनकाब किया। और ये सिर्फ बोल ही कर सकते हैं। मैं दावा करता हूँ कि इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री में किसी और चैनल की, किसी और मीडिया ऑनर की ये हिम्मत नहीं है, ये जुर्रत नहीं है कोई इस तरह के फ्रॉडियों को बेनकाब करे और उनका फ्रॉड जो है वो सामने लेके आए। दूसरी बात ये है कि इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट जो है, एक क्लाइंट है, आप उससे साल के एंड पर बेतहाशा बड़े बड़े डिस्काउंट्स ले रहे हैं, लेकिन वो आगे किसी को डिस्बर्स कर ही नहीं रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे और सारा डिस्काउंट जो है वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। किसी का इश्तिहार किसी से लगवाना और उसके बाद उससे डिस्काउंट भी ले लेना किसी और के नाम पर, और डिस्काउंट जो है वो सारा हड़प भी कर जाना, इसी को तो फ्रॉड कहते हैं, इसी तो को चीटिंग कहते हैं। और मीडिया मालकान जो है वो इसके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि इसके पास इश्तिहार है, ये उनको इश्तिहार देता है और उनको ब्लैकमेल करता है और वो उसके हाथों से ब्लैकमेल हो भी रहे हैं। ये सिर्फ बोल ने हिम्मत की है, बोल ने जुर्रत की है कि इस फ्रॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इसको बेनकाब किया है कि किस तरह से ये मीडिया मालकान जो ये कहते हैं कि जनाब हम सच्ची बात ये जो आपने नुक्ता उठाया बड़ा अहम है बाबर साहब, यही बात मैं यही बात बस आखिर में खरल साहब से कहना चाह रहा हूं। खरल साहब, क्या वजह है कि क्यों आज तक उनको फ्रॉड खा रहे हैं, लेकिन चुप करके इश्तिहार के लिए, इश्तिहार के लिए बाबर साहब मैं आखिर में मैं चाह रहा हूं खरल साहब से मैं कमेंट ले लूं कि खरल साहब आपकी नजर में क्यों, मेरा ख्याल है कि आवाज जी खरल साहब आप बताएं, किसी भी मीडिया ग्रुप ने आज तक इस पर आवाज नहीं उठाई, क्यों आज तक इतनी बड़ी चोरी पर कोई नहीं बोला? इसलिए नहीं बोले कि वो चैनल जो मालकान है, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो बेनिफिशरी हैं इसके, वो मुबैना तौर पर इससे मिले हुए हैं, इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। ये जो धंधा है, ये जो चीटिंग पब्लिक है जो लार्ज है, या ये जो क्राइम है, ये जो फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी है जो क्लाइंट के साथ वो कर रहा है, सिर्फ इस ब्लैकमेलिंग के डर से कि अगर हम ये बात करेंगे तो कहीं हमारे इश्तिहार काम ना कर दे, ड्रॉप ना कर दे या पेमेंट ना रोक ले। सही, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। रेहान मर्चेंट ने मुल्की खजाने को भी नुकसान पहुंचाया और टैक्स की चोरी की है। लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का घपला किया है। इसके तमाम शवाहिद और सबूत भी हमने हासिल कर लिए हैं। ये मेरे हाथ में भी FBI के दस्तावेजात हैं, किस तरह इन्होंने मुल्की इदारों को चूना लगाया। इसमें क्रिमिनल ऑफेंस 420 की दफात भी लग सकती हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है का भी केस बन सकता है, कई और कॉर्पोरेट क्राइम्स की दफात भी इसमें शामिल हो सकती हैं। इसकी तमाम तफसीलात हमारे पास हैं और किस तरह FBI और नैब इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। एक और अहम सवाल कि इसमें अरबों का घपला तो है और मुल्की खजाने को पहुंचाया गया है सब, तो इसमें क्या सिर्फ FBI के इख्तियारात हैं या धोखाधड़ी की वजह से नैब भी इस पर कार्रवाई कर सकता है? अगली जो इस प्रोग्राम की कड़ी होगी, जब हम इस पर अगली स्टोरी करेंगे तो आपको इन तमाम सवालात का जवाब देंगे और सबूत भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह मुख्तलिफ कंपनियां बनाकर टैक्स को चोरी किया और काला धन कमाया गया। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।